80 करोड़ को खिला रहा हूँ, तो वही हिंदुस्तान की हालत काफी है बखान करने के लिए। अगर 80 करोड़ हिंदुस्तानी केवल मुफ्त अनाज के ऊपर जिंदा है तो देश की हालत बहुत खराब है। लोगों को काम नहीं है, काम चाहिए, भीख का अनाज नहीं चाहिए, डिग्निटी ऑफ लेबर चाहिए। और इसलिए हाथों को काम दो, काम के पूरे दाम दो। हमें नहीं चाहिए मुफ्त राशन, हम खरीद के खाएंगे। ये डिग्निटी का नारा उठाना चाहिए हमको, ये इज्जत का नारा उठाना चाहिए, रोजगार पाने के हक का नारा उठाना चाहिए। और इसीलिए हमारे साथियों को ने जहां महंगाई का इशू उठाया है, वहां बेरोजगारी के मुद्दे को भी मुखरित रखा है अपनी मांगों के अंदर, क्योंकि बेरोजगारी भयंकर है। हिंदुस्तान नौजवान है, नौजवान हिंदुस्तान इसलिए कि 65% आबादी 35 साल से नीचे की है। और अगर हमारा युवा रोजगार नहीं पाएगा तो क्या नशों में धकेला जाएगा? क्या वो नौजवान सड़कों के ऊपर गुंडागर्दी करने के लिए, समाज को हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख में बांटने की दंगाई करने के लिए उतारा जाएगा? ये नौजवानों की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ ये कर रही है सरकार। इन्होंने ये कहा कि 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो 14 अगस्त को भी मनाओ टायरनी डे के रूप में। ये कहा ना उन्होंने, यानी 14 अगस्त को याद रखो, उस नासूर को पलने दो, उन जख्मों को जिंदा रखो, और उन जख्मों को जिंदा रखते हुए हिंदू मुसलमान एकता जो है, भाईचारा जो है, उसको तोड़ो। इस किस्म की सियासत करने वाले लोग क्या हिंदुस्तान की कुर्सी पे बैठे रहने चाहिए? क्या उनको लगातार सरकार में बने रहने का अधिकार है? जो देश के अंदर उस तरीके के गुंडा तत्वों को मदद दे रहे हैं, उन ग्रुप्स को मदद दे रहे हैं जो अपने आप को विजिलेंटे बोलते हैं, जो सड़क पे उतर करके किसी को भी उसके खान पान और पहरावे पे हमला करते हैं, हत्याएं तक कर देते हैं, किसी को भी धमका डालते हैं, अब यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रोफेसरों के ऊपर भी हमला करते। तो ये जो सारे ग्रुप है, ये कौन है? ये वही स्टाइल है जो जर्मनी और इटली में स्टाइल अपनाया गया था। उसी स्टाइल से हिंदुस्तान के अंदर इन ग्रुपों के द्वारा ये काम किया जाता है जो हम हिंदुस्तान में देखते हैं। इसलिए हमारा आपसे ये कहना है, ये अनायास नहीं है कि मिस्टर एडगवार ने मुंजे को, जो उनके गुरु थे, उनको इटली भेजा था और उनको कहा था कि जाकर के ट्रेनिंग लेके आओ और समझ के आओ नाजीवाद फासीवाद क्या होता है। और मुंजे वहां गए, ट्रेंड होके आए, और हिंदुस्तान में जो इटली के नाजीवादियों की ड्रेस थी वो आरएसएस की ड्रेस तैयार की गई। आरएसएस जो खाकी निकर, सफेद शर्ट और ऊपर काली टोपी पहनती है, रात में हाथ में लाठी रखती है, अभी अभी वो निक्कर से पैंट के ऊपर आए हैं, लेकिन वो ड्रेस किसकी थी? इटली के नाजीवादियों की ड्रेस थी। ये ठीक ही है जो लोग कहते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार दो जानों के लिए सरकार है, अडानी और अंबानी के लिए। उसमें सच है, उस सच्चाई को आज हम देखते हैं। इनकी नीतियों के चलते हुए हमारे समाज में असमानता भयंकर हो गई है, गैर बराबरी भयंकर हो गई है और बढ़ती चली जा रही है। और जब हम लोग, आम गरीब गुरबा कहता है हमारी वेतन बढ़ा दो, हमारी स्वास्थ्य सेवा सस्ती कर दो, शिक्षा को सस्ता कर दो, हमें बिजली सब्सिडाइज दे दो, तो सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। तो देश का मजदूर, देश का किसान तो धन दौलत पैदा कर रहा है, देश को कमाई दे रहा है। जितना काम मजदूर करता है वो हमारे देश के अंदर धन दौलत पैदा करने का काम होता है। तो जब देश का मेहनत कश धन दौलत पैदा कर रहा है, तुम कह रहे हो धन दौलत नहीं है, तो धन दौलत कहाँ जा रही है? इसका ना जवाब मांगना पड़ेगा सरकारों से। और इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ आंकड़े आपको देना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। पिछले साल रिपोर्ट आई, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, दुनिया की रिपोर्ट छपती है, हर देश के बारे में बताया जाता है, उसी में हिंदुस्तान का भी एक चैप्टर होता है। पिछले साल ये बताया गया उस ऑक्सफैम रिपोर्ट में, हिंदुस्तान की कुल जो धन दौलत है, उस कुल धन दौलत में से जो ऊपर के 1% पूंजीपति है वो 22%, 100 में से 22 पैसा के मालिक है, और जो नीचे का गरीब है
50%, 0 से लेके 50 तक आ जाओ, यानी 70 करोड़ हिंदुस्तानी 140 में से उनके पास देश की कुल धन दौलत के 100 में से केवल 13 पैसे हैं, 13% है। ये पिछले साल की रिपोर्ट थी। इस साल रिपोर्ट आई। पिछले साल की रिपोर्ट को नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं कहा कि यह झूठ है, क्योंकि वो सच था, सरकार इनकार नहीं कर पाई। लेकिन इस साल रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट क्या कह रही है कि जो पूरी देश की धन दौलत है, वो धन दौलत का जो ऊपर की 1% अमीर जनता है, उनके पास 100 में से 40.5% हो गया है। 22 से बढ़ के 40.5% पूंजी हो गई। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, फिलिप्स, बजाज, सिहानिया, सिल्वानिया, जिंदल, मित्तल वगैरह वगैरह, उन अमीर परिवारों के पास ऊपर की 1%। नीचे वालों का क्या हुआ? नीचे जो 50% है, उस रिपोर्ट ने बताया उनके पास तो पिछले साल हिंदुस्तान की कुल दौलत का 13% था, लेकिन इस साल आते आते वो अब 50% जनता के पास केवल 3% रह गया है। 100 में से 3%। गैर बराबरी भयंकर तरीके से बढ़ रही है और सरकार कहती है हमारे पास पैसा कहाँ है, हम कहाँ बांटेंगे। तो मिस्टर अडानी और अंबानी की लूट को रोको। उनके टैक्स में कटौती क्यों कर रहे हो? आम जनता के ऊपर जो जीएसटी थुपी, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो? और कहते हो कि पैसा नहीं है। और जब मांगो हमारे को सस्ती बिजली दो, सस्ता पानी दो, हमारे बच्चे की पढ़ाई सस्ती करो, इलाज सस्ता करो, तो कहते हैं कमाल है जी, टैक्स पेयर के पैसे से तुमको दे दे। सरकार आम गरीब आदमी को ये एहसास कराना चाहती है कि तुम निकम्मे हो। जो धन दौलत पैदा करते हैं उनको कहते हैं तुम निकम्मे हो, और तुम टैक्स पेयर के पैसे से मांग रहे हो, पेंशन भी मांग रहे हो। आपको पता है ना, लड़ाई चल रही है कि ओल्ड पेंशन को बहाल करो, नई पेंशन रद्द करो। जो प्रोविडेंट फंड के तहत जिनको पेंशन है वो 1000, 500, 800, 1200 है, वो कम से कम 8-9 हजार करो। ये लड़ाइयाँ चल रही हैं और हर एक को पेंशन का अधिकार है, उसको कबूलो। और सरकार पेंशन के लिए अलग फंड बनाए आम जनता के लिए, और उसमें से हर परिवार को जिंदा रहने के लिए पेंशन का इंतजाम करो। तो सरकार कहती है टैक्स पेयर के पैसे से तुमको दें। तो मैं ये सच्चाई भी बताती हूँ। उसी रिपोर्ट ने ये भी बताया कि हिंदुस्तान में जो ऊपर के 10% अमीर, वो कितना जीएसटी पे कर रहे हैं, उनसे जो जीएसटी का कलेक्शन होता है वो कितना है, सरकार के पास फंड आता है केवल 3%। कुल जो जीएसटी इकट्ठा होता है उनमें से 3% ऊपर के 10% अमीर जो खूब खरीदते हैं, जो 20-20, 50-50 कारें रखते हैं, जिनके पास उनको याद भी नहीं रहता कि कहाँ कहाँ बंगला है उनका, हिंदुस्तान में ही दुनिया में कहाँ कहाँ उनका बंगला है, वो भी भूल जाते हैं। वो कितना जीएसटी दे रहे हैं? हिंदुस्तान की सरकार का जो खर्चा करने के लिए रेवेन्यू आता है केवल 3%। शायद 10 दिन भी नहीं पा रहा होगा। अपने बीवी बच्चों को भूखा देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या की। 25% आत्महत्याएं हुई है। तो आप ये बताइए, हम तो नहीं कहेंगे कि आत्महत्या का रास्ता सही है, पर वो परेशान होके आत्महत्या के रास्ते पे जा रहे हैं। हमने किसानों से भी कहा था कि आत्महत्या हल नहीं होता, लड़ो, लड़के शहीद हो। वो आत्महत्या करके अपने परिवार को गलानी का माहौल क्यों देते हो? और किसानों ने लड़के दिखाया। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। उनको आतंकी, खालिस्तानी सब कुछ कहा, उन्होंने सब बर्दाश्त किया। उनके बच्चे से लेके, नौजवान बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब ने उस आंदोलन को मजबूती से खड़ा रखा। और नरेंद्र मोदी ने जो 3 कानून थूके थे ना, उन्हीं को चाटा। वो 3 कानून वापस लेने पड़े। हम मजदूरों से भी यही कहते हैं, आत्महत्या रास्ता नहीं है, अपनी जान लेना कोई रास्ता नहीं है, अपने परिवार को इस तरीके से मुसीबत में छोड़ के भाग जाने का रास्ता नहीं है। लड़ो, संघर्ष करो, मैदान में उतरो, संगठित होवो
और जो सरकारें आपका जीना हराम कर रही हैं, उन सरकारों को तख्त से हटा दो। इसलिए ये जो हालात है उसका मैंने चर्चा किया है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं नरेंद्र मोदी, मैं अनाज खिला रहा हूँ भूखों को। अरे भी राइट टू फूड का आंदोलन कम्युनिस्टों ने शुरू किया, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने शुरू किया, और फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट आया हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के सरकार से आने से पहले। उस फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये फ्री राशन का सिस्टम उसमें डेवलप किया गया बहुत कम दाम के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने उसके साथ भी खिलवाड़ किया है। आप 5 किलो मुफ्त के नाम पे दे रहे हो और जो बाकी का 5 किलो है वो बहुत ज्यादा दाम पे दे रहे हो, तो दोनों को मिला लेते हो तो आप मुफ्त नहीं दे रहे हो, आप असल में चमड़ी उधेड़ रहे हो। वो भी मोदी ने कानून नहीं बनाया, मोदी की सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू किया और उसके बाद उसमें भी भांजी मार दी, उस पे भी डेंट गाड़ दी, उसकी पीठ पे भी छुरा घोंप दिया और कहते हैं कि बहुत लबालब लोग प्रसन्न हैं, बेहाल है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर खुद मिस्टर मोदी की जुबान में मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूँ, अगर हम ये माने कि 80 करोड़ को वो फ्री राशन की जो बात कही जा रही है, इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने जो राशन व्यवस्था के तहत राशन सस्ता देना शुरू किया था, अपनी फोटो लगा के बांटना नहीं शुरू किया था। ये पहली बार है आजाद हिंदुस्तान में कि प्रधानमंत्री का फोटो चिपका रहता है और जिस राज्य में वो बट रहा होता है वहाँ के मुख्यमंत्री का फोटो चिपका रहता है। तो ये एडवर्टीजमेंट हो रही है अपनी और हमारे बच्चों के साथ। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के चलते हुए हिंदुस्तान की सरकार से हलफनामा मांगा कि जवाब दीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर इतने ज्यादा बच्चे क्यों मर रहे हैं 5 साल से नीचे की उम्र के। तो मिस्टर मोदी की सरकार ने एफिडेविट जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट में। कोई सुन रहे हो, जाके बोल दीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जवाब दे वो इस बात का कि तुम्हारी सरकार ने एफिडेविट दिया है खुद, और उस एफिडेविट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ 5 साल से नीचे के बच्चे जो मर रहे हैं उनमें से 65% बच्चे कुपोषण की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि वो भुखमरी के शिकार हैं और कुपोषण की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, इसलिए मर रहे हैं। ये सच्चाइयां मिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ताम झाम से छुपा लेंगे क्या? जिसके घर का बच्चा मरता है उस सच्चाई को उस घर से छुपाया तो नहीं जा सकता है। इसलिए हालात बिगड़ रहे हैं। उस बिगड़ते हालात के अंदर पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ती जा रही है, गरीब की जेबों से पैसा खिसकता चला जा रहा है, गैर बराबरी असमानता बढ़ती चली जा रही है, नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ रही है, जिनके पास नौकरियां थी नौकरियां छिन गई हैं, जिनके वेतन है उनकी वेतन की कटौती हो रही है, पेंशन के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, श्रमिकों के लेबर कोड्स के ऊपर हमला बोला गया है, किसानों के 3 कानून तो वापिस लिए क्योंकि यूपी के अंदर इलेक्शन उनकी मजबूरी थी, लेकिन उनको कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। किसानों के साथ भी धोखाधड़ी, मजदूरों के साथ भी धोखाधड़ी, और यूनिवर्सिटी और एजुकेशन के बारे में जब मैं यहाँ पहुंची तो दिनेश बोल रहे थे, उस पे मैं ज्यादा नहीं कहती, मैं इतना ही कहती हूँ, ये सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आम गरीब जनता का बच्चा पढ़ नहीं पाए और विदेशी यूनिवर्सिटियों के नाम के ऊपर जो खुद सरकार की यूनिवर्सिटियां हैं उनको कमजोर कर दिया जाए, कॉलेज सिस्टम को कमजोर कर दिया जाए, और जो धनाढ्य हैं जिनके पास पैसे हैं केवल उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार हो जाए। तो आजाद हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के चलते हुए जो कॉमन स्कूल सिस्टम शुरू हुआ, जिसके चलते हुए आम जनमानस का बच्चा पाठशाला तक पहुंच पाया, आज वो उन पाठशालाओं से बाहर फेंक दिया जाएगा पूरी प्रक्रिया से। उसको हम देख रहे हैं। इलाज व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, संघर्ष किया गया, अब उस हेल्थ के बजट को लगातार रिड्यूस किया जा रहा है। मनरेगा जिसने कोरोना के टाइम में शहर से अपदस्थ होके जो मजदूर पैदल गया अपने घरों के अंदर, उनके लिए एक आशा की किरण रहा, वो जाके मनरेगा में ही जुड़ गए तो कम से कम परिवार का उतने दिन पेट भरते रहे। उस मनरेगा का बजट भी 30% कम कर दिया। तो ये सरकार वेलफेयर भी नहीं करना चाहती, अधिकार भी नहीं देना चाहती, केवल और केवल पूंजीपतियों की बढ़ोतरी करना चाहती है।
और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं मिस्टर अडानी की रिपोर्ट आई तो मिस्टर मोदी के मुंह पे ताला लग गया। लोकसभा में 1.5 घंटा भाषण, राज्यसभा में भी 1 घंटा से ज्यादा भाषण, और दोनों जगह के ऊपर जो पार्लियामेंट के अंदर सांसद प्रश्न उठा रहे थे, मिस्टर मोदी उसके ऊपर कुछ नहीं बोले, अपने मित्र को बचाने में लगे हुए हैं। हम ये जानते हैं जगह जगह पे इस सरकार ने गारंटी दे रखी है अडानी के वास्ते, केवल ऑस्ट्रेलिया की माइंस के लिए नहीं, इजराइल के अंदर भी इन्होंने गारंटी दी वहां पर एक पोर्ट को लेने के लिए, जो अडानी ने वहां एप्लीकेशन डाली। इस सब चीज को हम देख रहे हैं, इसलिए इस सारी चीजों के ऊपर देश की जनता का ध्यान लाते हुए और ये बताते हुए कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, मजदूर किसान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, केवल अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो देश के लिए बहुत घातक है। विदेशी कंपनियां और देश की बड़ी कंपनियां, उनका राज किया जा रहा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देश को गुलाम बनाई, 200 बरस तक देश लड़ा, देश को आजाद कराया, और आज मिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसी कई कंपनियों का राज हिंदुस्तान पे थोप रहे हैं और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। आखिर में मैं आपसे कहना चाहती हूँ साथियों, जनवाद के ऊपर बहुत भयंकर हमला है, लोगों की आवाजों को बंद करने की पूरी कोशिश है, विरोध पक्ष के ऊपर फास्ट ट्रैक एक्शन होता है, और जो लोग गुंडागर्दी के जालिम पाए जाते हैं उनको तो रेमिशन मिलता है। मेरी बहनें यहाँ बैठी, गुजरात के अंदर जो दंगे फसाद हुए थे, एक तरफा किलिंग हुई थी, उसी में ही बिल्किस बालो के साथ पब्लिकली जनता के सामने, उसके परिवार के सामने 29 लोगों ने रेप किया था उसकी 3 साल की बच्ची को उसकी आंखों के सामने पत्थर से पीट करके मार दिया गया था। उस बिल्किस बानो के 7 रिश्तेदार मरे थे उस केस में। उस वक्त उस दंगे में उसने गुहार लगाई, गुजरात में उसको न्याय नहीं मिल रहा था, वो महाराष्ट्र में गई, वकील लेके गए उसको, महाराष्ट्र में केस चला। उस केस के बाद ये जुल्म सच पाया गया और जो अपराधी थे उनको हमेशा के लिए उम्र कैद की सजा हो गई। ये बहुत घिनौना जुल्म था, जहां पब्लिकली एक प्रेग्नेंट औरत के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। ये बहुत घिनौना अपराध था, जहां बच्चे समेत उसके 7 रिश्तेदार मर्डर किए गए और उसके अपराधियों को लगातार अपनी मौत तक जेल में रहना था। प्रधानमंत्री लाल किला पे भाषण दे रहे होते हैं पिछले साल की 15 अगस्त को, और उस भाषण में कह रहे होते हैं मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और करूंगा। जिस वक्त वो भाषण दे रहे थे उस वक्त उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले प्रदेश, गुजरात प्रदेश के अंदर बिल्किस बानो के अपराधियों को जो एक कमेटी बनाई गई रेमिशन देने के नाम पे, उस कमेटी ने उन अपराधियों को जेल से छोड़ने का फैसला लिया। क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था? जबकि सीबीआई ने भी मना किया था, लेकिन किसने ओके किया? मिस्टर अमित शाह ने ओके किया। मैं यहाँ सीधे बोल रही हूँ, मिस्टर अमित शाह, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे पे केस डालिए। अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दिया उस रेमिशन को, तो होम मिनिस्टर क्लियरेंस दे रहे हैं। मैं मान लो कि अमित शाह मिस्टर नरेंद्र मोदी की नॉलेज के बिना कुछ कर रहे थे, कैसे मान लूं मैं उस बात को? ये दुख की राज करती है ना, 2 लोगों के लिए ये दुख की राज करती है, और वो 2 लोग अडानी और अंबानी हैं। और इसीलिए बिल्किस बानो कांप गई, सिहर गई उस हादसे को याद करके कि उसके अपराधी फिर से छोड़ दिए गए। अब उसका केस सुप्रीम कोर्ट में है। तो महाराष्ट्र के जज ने जिसने जजमेंट दी, उसने विरोध किया कि ये मत करो, सीबीआई ने विरोध किया कि ये मत करो, होम मिनिस्ट्री ने कहा इनको माफ कर दो, जेल से छोड़ दो, और प्राइम मिनिस्टर नाटक कर रहे हैं लाल किला के ऊपर भाषण देते हुए कि मैं महिलाओं के लिए हूँ। निरंकुश सरकार, सैडिस्ट सरकार, लोगों के आंसुओं पे खुशी मनाने वाली सरकार, मजदूर किसान को कुचलने वाली सरकार, महंगाई का बोझा थोपने वाली सरकार, और समाज के अंदर नफरत फैलाने वालों को शाह देने वाली सरकार। तो क्या ऐसी सरकार को 2024 में बने रहना चाहिए? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समझती है नहीं बने रहना चाहिए। इसीलिए ये पूरे देश के अंदर आह्वान दिया गया
आज के दिन हिंदुस्तान के हर राज्य में जत्थों की शुरुआत हुई है, पैदल यात्राएं शुरू हुई हैं, जीप जत्था, पैदल जत्था, साइकिल जत्था, मोटरसाइकिल जत्था, ये चल रहा है जनमानस तक जाकर के इस सरकार का चेहरा नंगा करने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए, इनकी असलियत समझाने के लिए। CISF वालों के पास गए थे भाषण देने अमित शाह, अंदाजा लगाइए कैसे लोग हैं ये। CISF के जवान बैठे हैं, उनका बरसी कोई एनुअल डे था, फाउंडेशन डे था शायद, वहाँ खड़े होके उन्हीं की टोपी पहनी है, CISF की ड्रेस पहनी है, और CISF वालों को कह रहे तुम क्यों सिक्योरिटी देते हो इंडस्ट्री को, तुम्हें सिक्योरिटी देने का काम नहीं करना चाहिए, ये सारा काम प्राइवेट को दे देना चाहिए। अरे उन्हीं के घर में उन्हीं की फाउंडेशन डे मनाने के लिए गए हो, उन्हीं को समझा रहे हो कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। हम कुछ ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, उसमें तुम ट्रेनिंग देने आ जाना, जो ट्रेंड हो जाएंगे वो इंडस्ट्री की सिक्योरिटी के काम में लगेंगे। क्या कमाल है ये लोग, जहाँ जाते हैं वहीं उल्टी गंगा बहाने की कोशिश करते। तो इस पूरी बैकग्राउंड में, इस पूरे हालात में हम अच्छे से जानते हैं इनका डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड क्या है। पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को ना चलने देने का काम मिस्टर मोदी के MPs ने किया, सत्ता पक्ष ने किया। हम देख रहे थे कुछ लोकसभा पिछली जो सेशंस हुए, सेशन शुरू होने के 2 दिन पहले कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा और शगुफा होता था कि अपोजिशन भड़क के पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा लाएगी और वो कहेगी हम इस पे डिस्कशन चाहते हैं, और सरकार कहेगी हमने डिस्कशन नहीं होने देनी, और इसी को लेके पार्लियामेंट का सेशन तू मैं में चला जाए। जब आखिर के 3-4 दिन रह जाए, सारे बिल जो सरकार पास करना चाहती है वो हाथ खड़ा करके बहुमत से पास कर ले। ये ड्रामा तो चल रहा था, पर इस बार क्या हुआ, पहली बार पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष ने कहा पार्लियामेंट नहीं चलेगी। पहले मिस्टर राहुल गांधी माफी मांगे। बहस ये चल रही है कि प्रधानमंत्री जवाब दे। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, अडानी ने हमारे देश के पब्लिक सेक्टर को लूटा है, हमारे कई पब्लिक सेक्टर का पैसा अडानी की कंपनियों में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की शय के ऊपर, उनकी डायरेक्शन के ऊपर लगाया गया, और दूसरे देशों में उनको ठेके दिलाए गए, और अडानी की लूट सामने आ गई। और जब उसके ऊपर बहस कराना चाहते हैं तो उन्होंने काउंटर वार किया, उन्होंने कहा नहीं, पहले माफी मांगो। और पहली बार आजाद हिंदुस्तान में पार्लियामेंट को ना चलने देने का काम सत्ता पक्ष ने किया। दूसरा काम जो पहली बार हिंदुस्तान में हुआ, बजट बिना बहस के पास हुआ। कोई बजट में हिस्सा नहीं ले पाया कि तुमने मनरेगा के पैसे क्यों काटे, तुमने आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर की स्कीमों के पैसे क्यों काटे, तुमने एजुकेशन का बजट क्यों घटाया, तुमने स्वास्थ्य का बजट क्यों बढ़ाया, तुमने अमीरों के टैक्स क्यों कम किए, तुमने गरीबों के खान पान के ऊपर भी GST क्यों लगाया। अब ये सारे सवाल जो पूछना चाहती थी विपक्ष और बजट पे बहस करना चाहती थी, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बजट बिना बहस के सीतारमण ने पास किया। और 5-6 दिन के बाद घड़ियाली आंसू बहा रही थी, खैर आंसू तो आंखों में नहीं दिखे, कह रही थी मुझे बड़ा दुख है बजट पे बहस नहीं हो पाई। अरे बजट पे बहस होने नहीं दी गई क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चलने नहीं दिया गया, वो एक सच्चाई थी। तो इस सारी सिचुएशन में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा लेके निकले हैं, बीजेपी भगाओ और देश बचाओ, ये नारा इस बैकग्राउंड में है। ये नारा नहीं है मिस्टर मोदी की सरकार की तरह जुमलाबाजी नहीं है कि जब मर्जी जो नारा दे दिया और फिर उस नारे का लोगों ने जवाब मांगना शुरू किया तो दूसरा नारा दे दिया। नारों के ऊपर टिकी हुई सरकार, अपने ही नारे और अपने ही वादों को जुमला कहने वाली सरकार, और गरीब गुरबा की जिंदगी को दुर्लभ करने वाली सरकार, उसको कोई अधिकार नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को चकनाचूर करने के रास्ते की तरफ निकले हुए हैं कि वो कुर्सी पे बैठे रहे। इंतहा होती है इस बात की, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो संविधान के रक्षक माने जाते हैं। और मिस्टर धनखड़, RSS कैडर, जिनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, वो मिस्टर धनखड़ कहते हैं संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम कहें उसकी कोर वैल्यूज है।
उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, सब कुछ बदला जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि संविधान में अमेंडमेंट्स की जा सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर और कोर वैल्यूज को नहीं छेड़ सकते, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को और हमारे प्रियम्बल को। लेकिन मिस्टर धनखड़, जिनको संविधान की रक्षा करने की कुर्सी पे बिठाया है, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, संविधान में कोई कोर वैल्यू नहीं होती। तो अगर ये बने रहते हैं और 2024 में कुर्सी पे रह जाते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान की चीर फाड़ कर देंगे ये। तो संविधान रहने नहीं देंगे, पब्लिक सेक्टर मटियामेट करेंगे, पूंजीपतियों की सेवा करेंगे, गरीब गरबा के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्स थोपेंगे। तो ये जिंदगी को दूभर कर देने वाली सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बड़े पैमाने पे दिल्ली के वासियों को भी इन सच्चाइयों से आगाह कराएंगे कि इस गवर्नमेंट की क्या हरकतें हैं और किस तरीके से ये जन विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, केवल जन विरोधी नहीं, देश की भी दुश्मन सरकार है ये। तो देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो फिर मोदी को भगाना है। यही नारे के साथ पार्टी निकली है पूरे हिंदुस्तान भर में।